आज हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं और मेंबर हैं मिस्टर रामचंद्र हैदराबाद से आते हैं। वो अभी उनका भारत सरकार के द्वारा जो अनुमोदन हुआ, उसके बाद भारत की राष्ट्रपति ने उनको आयोग में अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी है और एक मेंबर बनाया है। तो दोनों साथी आज हमारे आयोग के चेयरमैन और मेंबर यहाँ पर आज आए थे। उनका अभिनंदन कार्यक्रम रखा था और सभी विभागों के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। आप सबने भी देखा कि सरकार के विभागों में कार्यरत सभी संगठनों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे और सभी ने उनका मतलब कहेंगे कि जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर समाज की जो समस्या हैं उन पर भी विस्तार से चर्चा हुई और उन समस्याओं को भी आयोग के सम्मुख रखा गया और प्रधानमंत्री के नाम भी एक ज्ञापन आज दिया गया, जिसको आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मैं इसे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो आज एक जो समागम था, सारे हमारे सभी जो सरकारी अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रमुख हैं, आज सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव इकट्ठे हुए। सभी ने अपने अपने संगठनों की तरफ से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का स्वागत किया और उनका आज एक बड़ा मतलब कहूँगा कि बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका सम्मान हुआ। इस अवसर पर आयोग के चेयरमैन ने भी समाज के लोगों को आश्वस्त किया कि आयोग आपके साथ है और आयोग हर तरह की जो भी प्रॉब्लम जब भी किसी भी समाज के किसी व्यक्ति के साथ होगी उसको गंभीरता से लेगा और उसका समाधान कराने का हर संभव प्रयास करेगा। सर, मोदी जी ने 400 पार का नारा जो दिया था उसको बदल दिया है सर। अब वो करें मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। राजनीति है साहब, राजनीति में तो कुछ भी कह सकते हैं। सुबह को एक आदमी बेईमान होता है, शाम को पार्टी में ले लिया जाता है, उसको राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है। कल तक एक आदमी बेईमान होता है, उसको कुछ दिन बाद डिप्टी सीएम उसी पार्टी में बना दिया जाता है। तो राजनीति के तो देखिए मापदंड कुछ और हैं। यहाँ कहता क्या है आदमी, करता क्या है, होता क्या है, बताता क्या है, उनमें कोई तालमेल नहीं होता और राजनीति की में ये सब बातें बड़ी सामान्य है। प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के नेता है, वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करता है और वो भी अगर कोशिश कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। और हम तो इस मौके पर जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको अपनी शुभकामनाएं ही दे सकते हैं कि वे सभी को शुभकामनाएं हैं, लेकिन इतना जरूर चाहेंगे कि आने वाले दिनों में एक ऐसी सरकार बने जो देश के हर व्यक्ति को अपने विश्वास में लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। सर, ये कोरोना वैक्सीन जितना घातक था तो इसको लगवाने के लिए क्या जरूरी था सर? देखिए ये एक जांच का विषय है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला आ चुका है, ब्रिटेन की अदालत में ये मामला तय हो चुका है। जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसने मान लिया है कि उसमें त्रुटि हुई है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, इसमें भी सच ये है कि बैठे बैठे लोग मर रहे हैं, खड़े खड़े मर रहे हैं, खेलते खेलते मर रहे हैं, नाचते नाचते मर रहे हैं। बहुत सारी शरीर में मतलब ये है कि दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो ये जांच का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ और ये कैसे हुआ और इसमें क्या है। तो ऐसा हर समय जो होता है वो हर मतलब मर्ज का इलाज कर देता है। तो इस विषय में भी समय के मैं कहूँगा कि समय रहते सब चीज़ें तय होंगी और जो भी चीज़ हुई है कि वैक्सीन के माध्यम से सही हुआ या गलत हुआ, लोग मर रहे हैं, जिंदे हैं, जो भी है, आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें देश के सामने होंगी। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी जो तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल की अपने ट्विटर के माध्यम से, जो ट्विटर के माध्यम से बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें मोदी जी के बारे में उन्होंने बताया कि 5 किलो राशन और जैसे उन्होंने कहा है उस वीडियो में मोदी जी ने खुद कि 30 दिन का मुझे टाइम दीजिए या मुझे चौराहे पर गोली से मार दीजिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पुराना वीडियो है ये, जब उन्होंने अपना वादा किया था, चुनावी वादा 50 दिन वादा किया। हाँ, कि अगर उसके बाद ये 5 किलो राशन वाली और ये बहुत सारी योजनाएं अगर चालू नहीं हुई तो मुझे चौराहे पे खड़ा कर देना। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो सवाल ये है, पहले तो ये सोचना है कि वो जो राशन है वो आ कहाँ से रहा है। क्या वो किसी व्यक्ति के घर से आ रहा है? जो ये आदमी दावा करता है कि मैं दे रहा हूं, मुझे तो उस पर ही सवालिया निशान में खड़ा कर रहा हूं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है यहाँ पे कि मोदी जी इस टाइम पे ज्यादातर जो है एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुस्लिम जो हैं वो घुसपैठिए हैं और उस पर दूसरा स्टेटमेंट कहा
पैदा करने वाली मशीन भी कहा था। और कल आज ही उनका एक और स्टेटमेंट आया है, कह रहे हैं मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं लेने देंगे। इस पर आप क्या देखते हैं? देखिए, संविधान में जो प्रावधान है वो धर्म के आरक्षण पे है ही नहीं, जी। व्यवस्था ही नहीं है, तो इसमें देने ना देने का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। लेकिन मोदी जी ने तो एक आयोग बनाया है, धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मोदी जी को ये याद तो रखना चाहिए, वो भूल गए। उन्होंने खुद एक कमीशन बनाया है, उस कमीशन के चेयरमैन जस्टिस केजी बालाकृष्णन है, और उसको काम भी यही दिया गया है कि क्या धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब मोदी जी खुद ही इस पर जांच करवा रहे हैं, तो अभी तो जांच हुई नहीं है, अभी तो रिपोर्ट अभी जस्टिस केजी बालाकृष्णन की रिपोर्ट सरकार के सम्मुख अगर आई है तो पब्लिश नहीं हुई है या आई नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है आज की डेट में। और SC ST के लोगों को जो आरक्षण मिला है वो देश के अंदर जातिगत भेदभाव, सामाजिक जो गैर बराबरी है, अत्याचार, अन्याय है, ये जो वर्ग है ये बहुत समय से प्रताड़ित वर्ग है, इस आधार पर उसका आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन अब ये आरक्षण भी ऐसा लगता है कि ये ऐसे बट रहा है कि इसमें मतलब इसका कोई मापदंड अब दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं तो ये कहूंगा इस आरक्षण का मतलब क्या, जब तक निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होता तब तक इस आरक्षण का कोई मतलब बचा भी नहीं। लेकिन यहाँ पे सवाल मेरा ये है कि वो बराबर मुस्लिमों को टारगेट करके अपनी बात कह रहे हैं। क्या लग रहा है ये धर्म की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं? राजनीति में मैं फिर कहना चाहता हूँ, राजनीति में हर चीज जायज है। मैंने कहा बेईमान आदमी सुबह बेईमान होता है, शाम को पार्टी का राज्यसभा सांसद बन जाता है। 1200 करोड़ के घोटाले का, आदर्श सोसाइटी घोटाले का जो दोषी है, अब इसमें आप सिद्धांत कहाँ ढूंढ रहे हैं आप लोग? भाई आप आज वो कुछ कह रहे हैं, कल वो कुछ कह रहे हैं, परसों कुछ कह रहे हैं। तो राजनीति का तो ये एक सामान्य आचरण है, समझे ना बात आप? कल जो लोग दुश्मन होते हैं वो इकट्ठ, परसों देखिएगा खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो सबके पास जा करके ये इंडिया गठबंधन बनवा रहे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन बनवाया और वो इंडिया गठबंधन छोड़ खुद ही भागे। तो इसमें आप राजनीति में देखिए, संभव का नाम राजनीति है, इस राजनीति में सब कुछ संभव है। इसलिए राजनेता क्या कहते हैं, राजनेताओं का क्या, ये विषय ऐसा विषय है कि इस पर आप लोगों को कभी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दोस्त को दुश्मन बनते देखोगे, दुश्मन को दोस्त बनते देखोगे, पति को पत्नी के सामने खड़े देखोगे, इसका उल्टा भी देखोगे। जिस लोगों के हम कहते हैं कि ये लोग देश के दुश्मन हैं, उनको हम साथ लेते हुए भी देखते हैं। क्या मुसलमान बीजेपी में नहीं है? शाहनवाज हुसैन मुसलमान नहीं है क्या? अरे मुसलमान तो बीजेपी में भी है, क्यों नहीं है मुसलमान? पूना वाला जो है प्रवक्ता बनता है, मुसलमान नहीं है क्या? अब उन मुसलमानों से पूछो ये सवाल, मुझसे मत पूछिए। उन मुसलमान जो बीजेपी की वकालत कर रहे हैं, पूना वाला जैसे जो लोग, उनसे पूछिए ये मुसलमानों के बारे में आपका प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर सत्ता में आ गए तो मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको भी एक राजनीतिक भाषा के रूप में ही देखता हूं। मेरे को ये चीजें आश्चर्यचकित इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि मैं खुद भी इस समय राजनीति में हूं। मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब ने कहा विधानसभा के चुनाव में, जब अमित शाह जी ने कहा कि उन्होंने गलत पार्टी चुन ली है, उन्हें हमारे साथ आना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान पूरे देश में आ कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव में हमारी पूरी की पार्टी एनडीए के साथ चली गई है। तो राजनीति में ये सब चीजें संभव है, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्हें सामान्य तौर पर लेना चाहिए। सर, ये 2 फेज के चुनाव हो गया है, आगे जो चुनाव जनता जाएगी तो क्या सोच के वोट दे सको? अपना भला सोचे आम आदमी कि मेरा भला कहाँ है, मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, मैं कैसे रोटी खाऊंगा, मैं कैसे सम्मान जीऊंगा। ये हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। वोट डालने से पहले वो सोचे कि वोट कहाँ डालना है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। वो चाहे कैसा देश चाहता है, भाईचारे वाला देश चाहता है, मेल मिलाप वाला देश चाहता है, एक दूसरे के साथ में मिलजुल के सब लोग प्रेम प्यार से ऐसा देश चाहता है, वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चाहता है। आप मेरी बात समझी बात? तो ये तो उस इंडिविजुअल को तय करना पड़ेगा कि वो कौन सा देश चाहता है। अच्छा, बात चल रही है SC ST की, तो यहाँ पे एक सवाल मैं ये भी कहूंगी आपसे कि जब इंडिया गठबंधन हुआ तो उसमें ना तो मायावती जी को लिया गया और चंद्रशेखर आजाद ने भी एक सीट मांगी थी नगीना की, उनको भी नहीं दिया गया, उनको भी निकाल दिया। तो क्या लग रहा है कि दलित वोट जो है आजाद समाज पार्टी और BSP और इंडिया गठबंधन में बढ़ जाएगी?
देखिए कहावत है, बेगर्स कैन नेवर बी चूजर्स। भिखारी कभी चूजर नहीं हो सकता, क्योंकि देने वाले की मर्जी पर निर्भर करता है। अभी कहा कि चंद्रशेखर आजाद को नहीं दिया गया, अभी आपने कहा अगर चंद्रशेखर आजाद को टिकट नहीं मिला, अभी आपने बोला, या दलित वोट बट जाएगा, तो दलित वोट तो इस बार तो बट ही गया। कुछ इंडिया गठबंधन को चला गया, कुछ बहन मायावती जी के पास रह गया। पिछली बार भी बटा था, लेकिन इस बार बटने का परसेंटेज कुछ ज्यादा हो गया। आजाद समाज पार्टी भी चंद्रशेखर ने अपनी बनाई है। देखिए आजाद समाज पार्टी भी है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया भी बाबा साहब की बनी हुई है। इसके अलावा गली गली में पार्टी है, पार्टियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन देखना ये कि उनकी फॉलोइंग कितनी है, उनको लोग कितना सपोर्ट दे रहे हैं, कितना समर्थन दे रहे हैं, एक सवाल है। सर आकाश आनंद को अभी FIR दर्ज हो गई है, इस पर क्या कहेंगे सर? राजनीति का तो ये एक मैं बता रहा हूं, राजनीति में FIR होना, अरेस्ट होना, जेल जाना। मायावती जी कितनी बार जेल गई हैं, आप बताइए? खूब जेल गई है ना मायावती जी भी। तो ये तो अभी आकाश आनंद के खिलाफ FIR हुई, अभी तो उन्हें जेल जाना बाकी है। नेता तभी बनेंगे ना भाई, नेता बने पार्टी के, आप बताइए, उनको एक पोर्टफोलियो दिया गया है तो FIR दर्ज होना सामान्य बात है। अभी मैंने पढ़ा था कि एक नेता है SC समाज का, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसका जब पर्चा भरा गया MP का, तो पता लगा कि उसके खिलाफ भारत में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज है, 38 मुकदमे दर्ज है। SC समाज का व्यक्ति है, तो SC समाज के व्यक्ति के साथ तो और ज्यादा होता है। तो इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है सर? यार ये तो नेता बनने के लिए सामान्य बात है, और नेता तो जेल से आते जाते रहते हैं। नेता का काम कभी जेल के अंदर है, कभी जेल के बाहर है। सर SD देवगौड़ा जी के पोते को मिला टिकट, जबकि उनके ऊपर जो है 2900 सेक्स रैकेट वीडियो बनाने या मतलब के साथ में उत्पीड़न का मामला दर्ज है। बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है सर। देखिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि अगर अदालत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या आयोग जो हमारा इलेक्शन कमीशन उसके द्वारा ऐसा कोई पैरामीटर बना दिया जाए कि साफ छवि के लोग जिन पर कोई मुकदमा ना हो, जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड ना हो, ऐसे लोग ही लोकसभा विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि आपको कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा पर्सनल के बारे में, जो बीजेपी के नेता हैं और अब देश छोड़ के जा चुके हैं, 3000 से ज्यादा लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ, लेकिन इस पे बीजेपी खामोश है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ जो हुआ वो भी बड़ा दर्दनाक था, और उसके बाद उनको बचाने की कोशिश की गई। आपने देखा, उनको बचाने की कोशिश की गई दोषियों को, बाद में पता लगा वो किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता थे। और अभी जो आप बात कह रही है ना, मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि ये राजनीति है जी। इस राजनीति में आप इससे क्या, जो वो मुख्यमंत्री जी हेमंत शर्मा साहब, वो कल तक वांटेड थे, आप वांटेड थे ना, आज वो बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। आखिरी सवाल है मेरा कि आप जिस तरीके से बीजेपी लगातार कह रही है कि अब की बार 400 पार संविधान में संशोधन होगा, तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी दोबारा आ रही है या सत्ता पलटेगी? देखिए ये तो बैलेट जो हमारी मशीनें हैं उनमें लोगों ने क्या अभी दिया है, और आगे आने वाले दिनों में क्या लोगों का ओपिनियन बनेगा, जब रिजल्ट आएगा जून में, तो ये तो इसका तो नतीजा तभी निकलेगा। और रही बात ये कि एक तरफ 400 पार की बात हो रही है, दूसरी तरफ भी तो लोग कह रहे हैं सरकार हम बना रहे हैं, दूसरा पक्ष भी कह रहा है सरकार हम बना रहे हैं। तो पॉलिटिकल ऐसे दावे होते रहते हैं, लेकिन हकीकत उस दिन पता लगेगी देश को, जिस दिन चुनाव का नतीजा चुनाव आयोग के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा जून के महीने में, और जिसको देश का समर्थन प्राप्त होगा वही सरकार बनाएगा। सर